इस जजमेंट को अगर पूरा हिंदुस्तान पढ़ ले तो पूरी की पूरी, मुझे लग रहा है कि पूरी की पूरी मूवी इसी जजमेंट के ऊपर बनाई गई है। द केरला स्टोरी में तो बहुत कम चीजें दिखाई गई है। हिंदुस्तान में इससे ज्यादा हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। कैराना फाइल्स बननी है, अभी मुजफ्फरनगर फाइल बनेगी, अभी कलकत्ता फाइल बनेगी। अगर एक व्यक्ति का इशू होता तो इतनी बड़ी इशू नहीं थी, लेकिन पूरा का पूरा इनका समाज लगा हुआ है मास कन्वर्जन करने में, कि ताकि मास के मास कन्वर्जन हो जाए और सॉफ्ट टारगेट लड़कियों को, अपने घर की लड़कियों को हिंदू लड़कियों से मिलवाते हैं और वो सारा आडंबर किया जाता है कि कैसे ये ट्रैप में फंसें। लोअर क्लास हिंदू लड़की को अगर फंसाओगे तो इतने पैसे मिलेंगे, अपर को, मिडिल अपर को फंसाओगे तो इतने मिलेंगे, अपर कास्ट को फंसाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो अब कॉलेज और स्कूलों के अंदर में लड़कियों को जो टारगेट किया जाता है, और हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं को इस स्टोरी को देखने की जरूरत है ताकि हकीकत पता लगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये आंकड़ा कम है इस देश में, इससे ज़्यादा लव जिहाद के तहत लड़कियों को, हिंदी लड़कियों का फंसाया जाता है और धर्मांतरण किया जाता है, और वो उनको एक षड्यंत्र के तहत, मास मूवमेंट के तहत उसको कन्वर्जन करके और फिर ये विदेशों में भेजा जाता है। विदेशों में लड़कियां सप्लाई होती हैं। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। कुछ दिनों पहले द कश्मीर फाइल्स एक मूवी आती है, उसके बाद से पूरे देश में हंगामा शुरू हो जाता है। कई लोग उसको बैन करने की मांग करते हैं। अब हाल ही में एक मूवी आ रही है 5 तारीख को, द केरला स्टोरी, उसके साथ भी वही हाल हो रहा है। उसको भी बैन करने की मांग की जा रही है, वो भी विवादों के घेरे में है। लेकिन कई सारे सवाल अब खड़े हो चुके हैं कि क्या अगर कोई सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उस सच्चाई को नकारा जाएगा। उस द केरला स्टोरी में 32,000 लड़कियों का जिस तरीके से धर्मांतरण कराया गया और आतंकवाद की आग में उनको झोंका गया, उसको दिखाया गया। लेकिन कुछ लोगों को सच्चाई पच नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, इसको बैन करने की मांग करने लगते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर देता है। कई सारे सवाल हैं, कई सारे जवाब चाहिए कि आखिरकार वो लोग कौन हैं जो सच्चाई देखने से हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, उनको सच्चाई पसंद नहीं आ रही है। कुछ लोग द केरला स्टोरी को आरएसएस, बीजेपी का एजेंडा, प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। इसी मुद्दे पे बातचीत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय कुमार दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार सर, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कुछ लोग। द केरला स्टोरी का आपने ट्रेलर देखा होगा, 5 तारीख को मूवी आ रही है। क्या लगता है, जो आपने देखा है उसको देखकर आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सच्चाई दिखाई जा रही है या कोई झूठ परोसा जा रहा है जनता के सामने? मैं बताऊं कि केरला स्टोरी जो है बिल्कुल सत्य पे आधारित ये बनाई गई है। हाँ। और इसके अंदर जो केरला में सत्य होता आ रहा है उसके ऊपर किसी ने आज तक मूवी बनाने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। जो इन 2 लोगों ने मूवी बना करके ये सिद्ध कर दिया कि इस देश में अभी भी सच्चाई का बोलबाला है और सच्चाई को दिखाने वाले लोग अभी जिंदा हैं। जहाँ तक रही केरला में, केरला स्टोरी फाइल्स के अंदर में जो 32,000 का आंकड़ा ट्रेलर में जो दिखाया गया है, वो 32,000 आंकड़े के ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं कि ये आंकड़ा फेक है, ये ठीक नहीं है, ये एक आरएसएस और संघ का प्रोपेगेंडा है। तो मैं इसके आपको फैक्ट्स बताता हूँ। 25 जून 2012 में कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ओमान चांडी, वो असेंबली भवन के पटल पे ये बात कहते हैं कि प्रतिवर्ष सिंस 2005 प्रतिवर्ष 2800 से 3200 लड़कियों का, हिंदू लड़कियों का, क्रिश्चियन लड़कियों का लव जिहाद के अंदर उसको फंसाया जाता है और फिर उनको कन्वर्जन कराया जाता है और कन्वर्जन करा करके फिर उनको जो आतंकवादी संगठन है इस देश के बाहर, उनमें भर्ती करा जाता है, वहाँ भेजा जाता है। तो ये सबसे पहली सच्चाई ये है कि अगर इसका एवरेज निकालें आप तो एवरेज 3,000 बनता है। 3,000 धर्मांतरण का एवरेज बनता है लड़कियों का। और 2005 से अगर 2023 तक की बात करें तो 18 साल होते हैं, और 18 को अगर 3 से अगर आप गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो 36,000 का आंकड़ा होता है। 18 54,000 का आंकड़ा होता है। 54,000 खुद इस रिपोर्ट जो पटल पे रखी गई है, जो बात रखी गई है, उसके हिसाब से 54,000 का आंकड़ा बन रहा है। इन्होंने तो 32,000 की बात करी है।
और ये भी मूवी का ट्रेलर कब आया? नवंबर 2022 में। तो ये आंकड़ा कम है इस देश में। इससे ज़्यादा लव जिहाद के तहत लड़कियों को, हिंदू लड़कियों का फंसाया जाता है और धर्मांतरण किया जाता है, और वो उनको एक षड्यंत्र के तहत, मास मूवमेंट के तहत उसको कन्वर्जन करके और फिर ये विदेशों में भेजा जाता है। विदेशों में लड़कियां सप्लाई होती हैं। ये बहुत कम है। इसके ऊपर तो अभी कैराना फाइल्स बननी है, अभी मुजफ्फरनगर फाइल बनेगी, अभी कलकत्ता फाइल बनेगी। और आप यहाँ की बात करते हैं, क्या विदेश वाले इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं? आपको अगर फैक्ट्स में ले जाऊं तो एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने 2019 में उसने अपने रिपोर्ट में कहा कि 60 से 70 लोगों ने भारत से ISIS ज्वाइन किया है। कैसे किया है? उसमें ज़्यादातर लड़कियां हैं। फिर US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इन 2020 में उन्होंने टेररिज्म के एंगल से उसको बताया कि 70 से 75 लोगों ने ISIS ज्वाइन किया है। तो ये सारी सच्चाई है जब से के सामने है। और सबसे बड़ी बात कि ये ट्रेलर देखने के बाद मुझे तो ये लग रहा है कि जो ये केरला हाई कोर्ट का 9 दिसंबर 2009 का ये जजमेंट है, जरा इसको जूम करके दिखा दें। 9 दिसंबर 2009 का इस जजमेंट को अगर पूरा हिंदुस्तान पढ़ ले तो पूरी की पूरी, मुझे लग रहा है कि पूरी की पूरी मूवी इसी जजमेंट के ऊपर बनाई गई है। और पर्टिकुलर इस जजमेंट के पैरा नंबर 17 में क्या कहा गया है? पैरा नंबर 17 में ये बात कही गई है कि एक 23 साल का लड़का, वो MBA में पढ़ रही हिंदू लड़की को वो लव जिहाद में फंसाता है और फिर उसको फोर्सफुली कन्वर्जन कराता है, और कन्वर्जन करा करके वो कहाँ, हिंदुस्तान के हर जगह ले जाता है। और ले जा करके और फिर उसके ऊपर जब केस होती है तो बेल एप्लीकेशन लगाता है केरला हाई कोर्ट में, कहता है कि मुझे बेल मिलनी चाहिए। केरला हाई कोर्ट ने पूरी की पूरी उसको इन्वेस्टिगेट करती है, पूरा उस इन्वेस्टिगेशन कराती है, और अलग अलग केरला स्टेट पुलिस से जो DIG हैं उनसे और होम मिनिस्ट्री से सबसे रिपोर्ट तलब करती है, और उसमें 8 प्रश्न पूछती है कि ये लोग कैसे, इतने कम उम्र के लोग कैसे इसको फंसा रहे हैं। दूसरी चीज़, इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है। तीसरी चीज़, फंसाने का मकसद क्या है। चौथी चीज़, फंसाकर ये कर क्या रहे हैं इनका। इन सारे 8 ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं जिसका जवाब इस द केरला स्टोरी में है, और हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं को इस स्टोरी को देखने की ज़रूरत है ताकि हकीकत पता लगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कुछ लोग, कहते हैं कि बैन कर दीजिए ऐसी मूवी को। ये झूठ परोस रही है जनता के सामने। तो आपको क्या लगता है, क्या जो आप आंकड़े बता रहे हैं, ये जजमेंट आप दिखा रहे हैं, ये सब झूठ है क्या? कि उन लोगों को मतलब कि उन लोगों को या सच्चाई पसंद नहीं आ रही? देखिए, सच्चाई पसंद नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये लोग फेल हो गए हैं। अब लव जिहाद का जो मैटर है ये स्टेट सब्जेक्ट होता है। ये लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट है। और स्टेट, केरला स्टेट में किसकी सरकारें रहीं? मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि केरला स्टेट में 1947 के बाद, भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद से और आज तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें रही, और UDF का उनके साथ गठबंधन रहा। तो ये अपने आप को बचाएंगे नहीं, क्योंकि ये खुद शामिल हैं। मैं ये बात खुद अपने मन से नहीं कह रहा। VS अच्युतानंदन जो CPIM के चीफ मिनिस्टर रहे हैं केरला के, उन्होंने 2010 में अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि यहाँ की जो केरला की रूलिंग पार्टी है वो मुस्लिम लड़कों को पैसे दे करके और हिंदू लड़कियों और क्रिश्चियन लड़कियों का धर्मांतरण करा करके, और यहाँ एकमात्र इस उद्देश्य से कि यहाँ अधिक से अधिक बच्चा पैदा किया जाए और ये मुस्लिम बाहुल स्टेट बने, इसके लिए बाहर से फंडिंग आती है। इसमें सबसे बड़ा सॉफ्ट टारगेट किया जाता है कॉलेज और स्कूल के अंदर, लड़कियों को वहाँ से टारगेट किया जाता है। क्यों किया जाता है कि अब होता क्या था कि जब बाहर से आक्रांता आए, जब मुगल आए, तो वो हमारे मंदिरों पर हमला करते थे, मंदिरों को तोड़ते थे, मस्जिद बनाते थे। तो वहाँ से एक सांस्कृतिक चेंज की बात की, संस्कृति न रहेगी, न लोग सोचेंगे, न देखेंगे, न पूजा करेंगे। तो उन्होंने वहाँ से मंदिर को तोड़ना शुरू किया। तो वहाँ से उन्होंने कुछ कन्वर्जन किया बड़े लेवल पे, जो आज अपने आप को ये इस्लाम का, हमारे हिंदुस्तान के लोग जो मुस्लिम भाई हैं वो कहते हैं कि ये इस्लाम बहुत बड़ा है। ये लोग ही तो हिंदू ही थे। ज़बरदस्ती तलवारों के नोक पे ये कन्वर्जन हो गया।
अब जो आधुनिक युग में, मॉडर्न युग में ये बात चल रही है कि भाई अब कैसे कन्वर्जन किया जाए। मंदिर से तो जितना होना था हो लिए, संस्कृति पे हमला होकर हो गए, तलवार का जमाना खत्म हो गया क्योंकि अब डेमोक्रेसी आ गई, एक संविधान के तहत सरकारें चलती हैं। अब क्या है, तो अब कॉलेज और स्कूलों के अंदर में लड़कियों को जो टारगेट किया जाता है और टारगेट करके उनको कन्वर्जन किया जाता है। और टारगेट में कैसे होते हैं, मुस्लिम लड़कों को बाहर से फंडिंग आती है कि भाई तुम्हें ये बाइक दी जाएगी, तुम्हें कपड़े खरीदने के लिए ये दिए जाएंगे, लड़की को होटल में घुमाने फिराने के लिए ये पैसे दिए जाएंगे। और उसमें भी कैटेगरी है कि अगर लोअर क्लास हिंदू लड़की को अगर फंसाओगे तो इतने पैसे मिलेंगे, अपर को, मिडिल अपर को फंसाओगे तो इतने मिलेंगे, अपर कास्ट को फंसाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इस तरह के इनके यहाँ पैकेज बने हुए हैं। तो ये द केरला स्टोरी में तो बहुत कम चीज़ें दिखाई गई है। हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में। और आपको बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 500 जगह ऐसे हैं, 500 जिले ऐसे हैं, 500 जगह ऐसे हैं, सिटी ऐसे हैं जहां की हिंदू जो है माइनॉरिटी में है। वो कैसे माइनॉरिटी में है? बिहार का ही एग्जाम्पल ने, किशनगंज में 90% मुस्लिम की आबादी कैसे हो जाती है मुस्लिम की आबादी, और सरकारें वहाँ की क्या कर रही हैं? केरला में मल्लापुरम इसका गढ़ माना जाता है कन्वर्जन का, कोझिकोड गढ़ माना जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, इस जजमेंट के अंदर में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये गढ़ है और यहीं से सारा कुछ होता है। और यहाँ से आईएसआई के रिक्रूटमेंट होते हैं और लड़कियों को फंसाकर फिर उनको सेक्स स्लेव बनाया जाता है और वो चली जाती हैं वहाँ। जैसे इनके मुगलों के टाइम में हरम हुआ करती थी, वैसे ये सेक्स स्लेव बना करके वहाँ इनका धर्मांतरण कराकर वहाँ रखते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारे संस्कृति के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर, और जहाँ से समाज का सृजन होता है, आपको बताऊं, जहाँ से समाज का सृजन होता है वहाँ पे प्रहार करके और हमारे पूरी संस्कृति को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। ये कुछ भी नहीं, इस देश को, भारत को एक उस तरफ ले जाने की कोशिश है कि एक 1947 में बंटवारा हुआ और इतनी आबादी बना दो, इतना आतंक फैला दो, इतनी तलवारें दिखाओ कि लोग डर करके कहें कि एक और विभाजन चाहिए। लेकिन आपको बताऊं कि वो टाइम चला गया है। मैं एक डॉक्टर हरिओम पवार की 2 पंक्तियां हैं, मैं सुनाता हूं। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, 100 अरब की ताकत है, हम पर कोई आंख उठा दे भला किसकी हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर से कह दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर से कह दो, भारत माता की खंडित तस्वीर नहीं होने वाली और ये देश किसी की अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, नहीं होने वाली है ये, और ना हम होने देंगे। ये कह सकते हैं कि 1947 में हम नहीं थे इसलिए बंटवारा हो गया, 2023 में हम हैं, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक लेगी। बंटवारा करके दिखा दे, नहीं हो सकता ये। जी, अच्छा, आपने स्कूल कॉलेजेस की बात की, आपने कहा कि पहले मंदिरों को टारगेट किया गया, पहले तलवार के बल पे सब चीज़, हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया। अब उनको मौका मिला है स्कूल कॉलेज, इन मतलब शिक्षा के संस्थान में, आप वहाँ से कन्वर्जन कर सकते हैं, वहाँ से हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा सकते हैं। कल जेएनयू में इस मूवी का प्रीमियर दिखाया गया, स्क्रीनिंग की गई। उसके बाद से वामपंथी स्टूडेंट ने लगातार इसका विरोध किया और इसको आरएसएस का प्रोपेगेंडा बताया। पुतला जलाया गया आरएसएस का, बीजेपी का पुतला जलाया गया। तो आपको क्या लगता है, क्या जिनको हम कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, क्या वामपंथी स्टूडेंट को समझ नहीं है, या उनका एक एजेंडा बन गया है कि हमें हिंदुओं का विरोध करना है, हमें शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, भले से हमें हमारे ऊपर टैग है कि हम पढ़े लिखे समाज से आते हैं, हम जेएनयू में पढ़ने वाले लोग हैं। क्या लगता है कि शिक्षा जहां मिलती हो, जिनको शिक्षा मिल रही हो, वो सच्चाई से भी भाग रहे हैं, वो लोग भी सच्चाई से भाग रहे हैं? आपको बताऊं क्या हुआ, जेएनयू किस नाम से जाना जाता है? जेएनयू तो कम्युनिस्ट का अखाड़ा है और देश के विरोध में जितने भी मुखर आवाज उठाई जा सके और उसका जो प्रयोग किया जा सके, वो जेएनयू उसका अड्डा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये जेएनयू से होता है। आप ये बताइए, वहाँ छत्तीसगढ़ में उग्रवादी पुलिस को ऊपर हमला करते हैं और पुलिस मारे जाते हैं, वहाँ पे मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। अतीक अहमद मारा जाता है, जैसे भी मारा जाए, वो सही है गलत है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस करेगी, लेकिन वो मारा जाता है। और कहाँ योगी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, अतीक अहमद अमर रहें, ये कहाँ नारे लगते हैं?
ये जेएनयू के अंदर लगते हैं। तो जेएनयू के अंदर जो एक विंग काम कर रही है, कम्युनिस्ट विंग, और देश के खिलाफ जो एक विंग काम कर रही है, वो सबको पता है और इनके बोलने का कोई आधार नहीं है और इस देश के अंदर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। कांग्रेस के नेता शशि थरूर वो कह रहे हैं कि बैन कर दीजिए ऐसी मूवी को। नहीं, शशि थरूर, ये मैंने भी देखा, उनका ट्वीट पढ़ा, तो वो ये बात कह रहे हैं कि बैन कर देना चाहिए। फिर आगे अगर देखेंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन ये केरला में जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, उन्होंने कहा कि संघ और भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। मैं आपको दो चार फैक्ट्स और बताना चाहता हूँ। 2 अक्टूबर, सबसे पहले कि केरला में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कोई गढ़ नहीं है, ये देश के सभी लोग जानते हैं। दूसरी चीज़, मैं अक्टूबर 2009 में मलयालम डेली में एक आर्टिकल छपता है। वो मलयालम डेली ये कहता है कि भाई यहाँ पे हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों का धर्मांतरण होता है, उनको लव जिहाद में फंसाया जाता है। ये एक 2009 में, अक्टूबर 2009 में मलयालम डेली में ये आर्टिकल छपता है। फिर आ जाइए ओमन चांडी 2012 में बात कहते हैं कि 3000 के करीब में हर साल लड़कियां कन्वर्जन होती हैं लव जिहाद के अंदर। फिर अच्युतानंदन भी कहते हैं 2010 में इंटरव्यू में कि एक षड्यंत्र के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं ताकि केरला को मुस्लिम बाहुल्य स्टेट बनाया जा सके, और ये जानबूझकर हिंदू लड़कियों से शादी किया जाता है ताकि अधिक से अधिक बच्चा पैदा हो और पॉपुलेशन बढ़े। तो और वहाँ पे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो आवाज़ ही नहीं उठा सकते। वो हिंदू कोई भी वहाँ आवाज़ नहीं उठा सकता केरला में। केरला और बंगाल 2 जगह ऐसी है जहाँ हिंदू अपनी आवाज़ उठाता है और अपने देश के और राष्ट्र के प्रति और हिंदू के प्रति आवाज़ उठाता है, उसकी अगले दिन हत्या कर दी जाती है। तो आरएसएस और बीजेपी कहाँ कब आई? 1947 से किसकी सरकारें हैं वहाँ? ये लोग कह रहे हैं, ये बेबुनियाद कह रहे हैं, ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कह रहे हैं, जो कि इनको पहले ही कर देना चाहिए था, जो आज तक इन्होंने नहीं किया। इनका अपनी फेल्योर, अपनी असफलता ये दर्शाती है कि चलो अब विरोध कर दो। तो आपको क्या लगता है द केरला स्टोरी जैसी मूवी आनी चाहिए? क्योंकि कश्मीर फाइल्स आई, लोगों ने देखी, कई लोगों ने प्यार किया, कई लोगों ने नफरत की। द केरला स्टोरी के साथ क्या होने वाला, आपको क्या नजर आ रहा है? नहीं, द केरला स्टोरी आई, देखिए जमायत उलमा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक पिटीशन डाला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बैन नहीं हो सकती, उनके पिटीशन को खारिज कर दिया। तो ये मूवी तो आएगी, और ये मूवी आए क्यों ना, सच्चाई के ऊपर है। सच्चाई दिखाने से रोक सकता है क्या कोई? अगर जैसे ही इन्होंने शुरू किया था आपके द कश्मीर फाइल के ऊपर, मूवी आई कि नहीं आई? लोगों ने देखा, देखने के बाद लोगों ने कहा कि हाँ ये तो कम दिखाया गया है। मैं भी उस मूवी को देख कर आया, वो बोला गया कि इसको कम दिखाया गया है, इससे ज़्यादा कश्मीर में हुआ है जो इसके अंदर कवर नहीं किया गया। लोगों की पीड़ा ये थी, लोगों का दर्द ये था। और इस मूवी को भी देखने के बाद लोग कहेंगे कि इस मूवी के अंदर में 25% ही दिखाया गया है, 75% जो कहानी है उसको पार्ट 2 ला करके उसको कवर करने की आवश्यकता है। अच्छा, आपने ट्रेलर में देखा होगा कि एक मुस्लिम लड़की रहती है, वो हिजाब को लेकर, अल्लाह को लेकर बातें बताती है। तो क्या लगता है, हिंदुओं की संस्कृति को लेकर कोई जागरूकता नहीं है, या माँ बाप जागरूक नहीं करते अपने बच्चों को? क्योंकि वो कहती है कि जो रेप की घटनाएं होती हैं वो इसलिए होती हैं कि आपने हिजाब नहीं पहना। आपको क्या लगता है, क्या यही सच्चाई है? नहीं, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है और बिल्कुल आधारहीन बातें हैं। ऐसे बातों से कुछ नहीं होता। देखिए, होता क्या है कि यही तो इनका षड्यंत्र है कि ये अपने परिवार को लेकर आते हैं, एक महिला को लेकर, लड़की को लेकर आए। ये पूरी, अगर ट्रेलर में भी आप देखें तो एक लड़की ही सबको जो है वो कन्वर्जन में अपना हिस्सेदारी करती है, भागीदारी करती है कि कन्वर्ट कैसे किया जाए। तो पूरा का पूरा परिवार और पूरा समाज ही इनका इन्वॉल्व है कन्वर्ट करने में, कोई एक व्यक्ति का नहीं है। अगर एक व्यक्ति का इशू होता तो इतनी बड़ी इशू नहीं थी, लेकिन पूरा का पूरा इनका समाज लगा हुआ है मास कन्वर्जन करने में, कि ताकि मास कन्वर्जन हो जाए और सॉफ्ट टारगेट लड़कियों को, अपने घर की लड़कियों को हिंदू लड़कियों से मिलवाते हैं और वो सारा आडंबर किया जाता है कि कैसे ये ट्रैप में फंसें। इनको ईद में कैसे होती है वो बताया जाता है, लेकिन इनको ये नहीं बताया जाता कि इनके यहाँ हलाला कैसे होता है। रेप की ये बात कर रहे हैं ना,
रेप तो यहाँ पता लग जाता है कि रेप है, वहाँ तो पता ही नहीं लगता, क्योंकि वहाँ हलाला जैसा कॉन्सेप्ट है, वहाँ अप्रूव्ड रेप है। तो रेप कैसे संज्ञा दे सकती हैं? तलाक दे दो, दूसरे शादी कर लो, फिर क्या हुआ, हलाला करो, फिर तीसरे शादी कर लो। ये कॉन्सेप्ट है, ये भी एक रूप, एक रेप का दूसरा रूप है जो उस धर्म के अंदर पाया जाता है। हिंदू लड़की कैसे बच सकती हैं? ये घटनाएं जो हो रही हैं, कन्वर्जन की लगातार चर्चा हो रही है, सभी लोग इस पर बात करते हैं, तो इन घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है? एक परिवार का सदस्य होने के नाते, एक वकील होने के नाते, एक इस समाज में रहने के नाते, एक हिंदू होने के नाते आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर में डेमोक्रेसी में सरकारों का बहुत बड़ा रोल है, और ख़ास करके जो राज्य सरकारें होती हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर उनका सब्जेक्ट है। इसके ऊपर सभी राज्य सरकारों को एक समान रूप से, एक यूनिफॉर्म रूप से कानून बनाना चाहिए, और इस कन्वर्जन के ऊपर सरकारें सख्ती दिखा सकती हैं। एक पहलू ये रहा। इसके ऊपर कोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। इसके ऊपर माननीय उच्चतम न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट, उनका भी बहुत बड़ा रोल है कि हर मुद्दे पे जब वो सुमोटो एक्शन ले लेते हैं और ऑर्डर पास कर देते हैं, तो ऐसे मुद्दे पे आज तक इस भारत की जनता पूछ रही है कि सुमोटो क्यों नहीं लिया गया। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई एसआईटी गठित क्यों नहीं हुई? इसके ऊपर एक रिटायर्ड जजों की एक पैनल क्यों नहीं बनाया गया, ताकि पूरे देश के अंदर में वो भ्रमण करके और उसकी जांच करके, इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट सौंपें, और ताकि वो उस रिपोर्ट भारत सरकार को दें और भारत सरकार उसके ऊपर एक कंक्रीट एक्शन ले, उसके ऊपर कानून बनाए, उसके ऊपर जो भी उसको लगता है कि नीति बनाए, और नीति के तहत होना चाहिए। दूसरा पहलू ये है। तीसरा पहलू, और जो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कानून और ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले ये है कि हम अपने घर से क्यों ना शुरुआत करें। घर में सभी हिंदू परिवारों को मेरा एक सुझाव है कि वो नित्य प्रतिदिन वो पूजा पद्धति से जुड़ें, और उसके जो प्रतीक चिन्ह हैं उसको धारण करें, तिलक लगाएं, चंदन लगाएं, रोली लगाएं, और हल्दी का टीका लगाएं, और डेली पूजा करें, क्योंकि ये एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है। और जब आप अनुशासन में रहेंगे तो इस तरह के लोग आपको बरगलाएंगे नहीं। दूसरी इसके अंदर सुझाव मेरा ये है कि अपने परिवार में एक दिन ऐसा दिन निकालें जो परिवार के साथ बैठें, और बैठ करके बच्चों के साथ पूजा पाठ करें, और पूजा पाठ करने में उनको बताएं कि ये पूजा पद्धति ऐसे होती है, आरती ऐसे होती है, आरती करने के ये फ़ायदे हैं, ये भगवान का ये फ़ायदे हैं पूजा करने से, इस भगवान की पूजा करने से ये फ़ायदे मिलते हैं, और इनके करने से ये होता है। ये सारी चीज़ें अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने नई पीढ़ी को बताएं, ताकि वो आगे चलकर ये ना कहें कि हमें कुछ हमारे धर्म में नहीं बताया गया, इसीलिए हमने दूसरे धर्म का रास्ता अपना लिया। इस बातों से अपने आप को बचाएं और अपने परिवार को शिक्षित करें। सबसे इम्पोर्टेंट, और इसके आगे बात ये बनती है कि हमारे जो धर्माचार्य हैं वो एक तरह की ये जो आभा मंडल क्रिएट करके बैठे हुए हैं, और समाज से वो दूर हैं, समाज से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। वो समाज से कनेक्ट हों, छोटे छोटे सभाओं में जाएं, लोगों के परिवारों में जाएं, क्योंकि उन्होंने एक तपस्या करके अपनी स्थान प्राप्त करी है। उनका जो बताने का प्रभाव होगा, और वो बताएं कि ये चीज़ करने से इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। ये चीज़ करने से, नित्य दिन पूजा पाठ करने से क्या होता है, प्राणायाम करने से क्या होता है, योगा करने से क्या होता है, तिलक लगाने से क्या होता है, चोटी रखने से क्या होता है, कलावा बांधने से क्या होता है, रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है, गायत्री मंत्र के जाप करने से क्या फायदे हैं, आपके ये जो महामृत्युंजय जाप करने से क्या फायदे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करने से क्या फायदे हैं। ये सारी चीज़ें अपने परिवार को और अपने समाज को वो बताएं। उनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, क्योंकि वो हमारे धर्म के सबसे बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, और ये एक आभा मंडल क्रिएट करके और एक सुरक्षा घेरे में न रह करके वो समाज में निकले और समाज को उसके यथार्थ को बताएं, धर्म के बारे में बताएं। और एक और आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, मुझे ध्यान आ गया बात करते। इस देश के अंदर में एक बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग है जैन। किसी समय में हमारा देश जैन में सबसे अधिक जैनियों की पॉपुलेशन हुआ करती थी।
हमारी एक शाखा है, हिंदू धर्म की एक शाखा है, जैन शाखा। आज के डेट में सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के अंदर में 150 करोड़ आबादी है, जिसमें 40 लाख सिर्फ जैन बचे हैं। तो इनकी पॉपुलेशन कम कैसे हुई? इसके ऊपर कौन ध्यान देगा? इसके ऊपर भी माने बहुत ही सीरियस इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। और इन्वेस्टिगेशन करने पे मुझे लगता है कि ये पाया जाएगा कि इनका भी बहुत बड़े मात्रा में टारगेटेड एक षड्यंत्र के तहत इनका कन्वर्जन कराया गया है। अच्छा, आपने परिवार की आपने बात की, परिवार को ध्यान देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं स्कूलों को, कॉलेज वालों को, टीचरों को भी ध्यान देना चाहिए कि क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे, क्योंकि जो ट्रेलर में दिखाया जा रहा है वो एक नर्सिंग कॉलेज में ही सब कुछ हो रहा था। बिल्कुल, यहाँ पे अध्यापक की तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अध्यापक किसी भी राष्ट्र का निर्माता होता है, और वो चरित्र और धर्म और संस्कृति और राष्ट्र, इन तीनों का रक्षण करने वाला होता है अध्यापक। उसको इस बात का देखना चाहिए कि जो हमारे अपने घर में बच्चों के साथ जो अध्यापक का रवैया हो, व्यवहार हो, वही स्कूल में बच्चों के ऊपर ध्यान देकर देखना चाहिए कि बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है। अगर आप किसी दिन किसी भी स्टूडेंट को नृत्य पढ़ाते हैं तो आपको उसके बारे में पता लग जाता है कि ये क्या कर रहा है इस समय। तो टीचरों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि टीचर ही जिम्मेदार होगा तभी जाकर राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। और राष्ट्र के निर्माण में इस तरह की धर्म परिवर्तन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर सभी सरकारें सख्त हो जाएं, तो आने वाली पीढ़ियां हमें आत्महत्या करेंगी, कहें कि हमारे पूर्वजों ने कुछ किया ही नहीं, सरकार में भी रहे, सब कुछ रहे, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं किया, सिर्फ ये बातचीत में ही चलती रही। इसे हमें अपने जीवन में आत्मसात करने की ज़रूरत है। यही मेरा सुझाव है। जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे सर ने बताया कि किस तरीके से पूरा ये माहौल बना हुआ है, कैसे उन्होंने बिल्कुल प्रूफ के साथ, जजमेंट के साथ उन्होंने बताया कि सारी मूवी उस जजमेंट पर आधारित है। तो इस पर जो विवाद कर रहे हैं लोग, वो लगातार विवाद पहले भी मूवियों पे करते रहे हैं, और वो हर उस बात का विरोध करते हैं जो किसी एक समाज के हित में होती है। एक माहौल पूरे देश में ये बनाने की कोशिश करते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा चल रहा है, लेकिन सच्चाई से वो लोग भागते हैं। आपको क्या लगता है द केरला स्टोरी के ट्रेलर देखकर? आपको क्या लगता है? क्या लगता है कि वाकई में ये एक सच्चाई है जिसको हमसे छिपाया गया, और कोई हिम्मत करता है दिखाने की तो उसका एक माहौल ऐसा बनाया जाता है, एक लॉबी ऐसा निकलती है जो लगातार उसका विरोध करती है? विरोध किस बात का? क्योंकि वो सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है। द कश्मीर फाइल्स को भी प्रोपोगेंडा बताया गया, एक एजेंडा बताया गया, झूठ बताया गया, और वही अब हो रहा है द केरला स्टोरी के साथ। आपको क्या लगता है? आप इस ट्रेलर पर क्या विचार रखते हैं वो कमेंट करके बताएं। और 5 तारीख को मूवी आ रही है, क्या आप देखने जाएंगे, या उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।